Students, good morning. Today we discuss the chapter number 4 of 6th class, air. एयर मतलब कि हवा, मतलब कि वातावरण में पाई जाने वाली वायु इसका मतलब वायु है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। एयर मतलब कि हवा, मतलब कि वातावरण में पाई जाने वाली वायु इसका मतलब वायु है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और मतलब कि नॉलेजफुल है, फुल्ली नॉलेजफुल चैप्टर है ये। हम जिस अर्थ पे रहते हैं उस अर्थ सरफेस के ऊपर अप्रोक्सीमेट 1000 किलोमीटर तक मतलब जो एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक लेयर है पूरी की पूरी। मतलब कि एक ऐसा एयर कंपोजिशन है, एक एयर का पूरा एक सराउंडिंग सर्कल है जो सिर्फ अर्थ पे हमें मिलती है। ओके, और ऐसे हम आप इसको बोल सकते हैं कि अर्थ के जैसे ये अर्थ है हमारी, ये देखिए, जैसे अब हम इस पे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ के ऊपर चारों तरफ यानी कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर चारों तरफ एयर एक लिफाफे की तरह नज़र आ रही है। देखिए ऐसे चारों तरफ जो है एक तरह से ये बनी हुई है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम है, अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर के लगभग। लेकिन यहाँ पर जो एयर का सर्कुलेशन है वो 1000 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है। ये अप एंड डाउन होता रहता है। इस 6th क्लास के लेसन में हम ये समझेंगे कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पर इक्वेटर लाइन होती है अर्थ की, तो इक्वेटर लाइन पे डेफिनेटली एयर का कंपोजिशन दूर तक फैलाव में होता है, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पर जो है ठंड होती है वहाँ पर एयर सर्कुलेशन नीचे की तरफ प्रेशर बनाता हुआ होता है। मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पे 18 किलोमीटर और जो इक्वेटर लाइन है उसके ऊपर 1000 किलोमीटर के लगभग लेयर एयर की पाई जाती है। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि ये सब कैसे है। देखिए आपके सामने ये दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है, देखिए बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, मतलब कि हमारी अर्थ जो है वो चारों तरफ एक एयर के, हवा के कंबल की तरह, मतलब हमारी अर्थ को एयर ने एक कंबल की तरह ढका हुआ है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, मतलब कि वातावरण कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वातावरण कहते हैं। सभी जीवित चीज़ें, ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर, सभी जीवित चीज़ें जो जिंदा हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जीव जंतु, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और एटमॉस्फेयर क्या है, सराउंडिंग सर्कल ऑफ एयर। एयर मतलब हवा का चारों तरफ से जो सर्कल बना हुआ है उसको हम एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। ओके, सभी जीवों के जिंदा, सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना, मतलब कि सभी जितने भी जीव हैं उनके जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी होती है। ठीक है, ओके, तो देखिए किस लिए, देखो आगे लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड अस, ये एयर हमें क्या देती है, इट प्रोवाइड अस एयर, एयर हमें क्या देती है, जो हवा में मिलती है उससे हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ का मतलब सांस लेना होता है। प्रोटेक्ट अस, हमें बचाती है, यही एयर हमें बचाती है सूरज की खतरनाक किरणों से। हार्मफुल इफेक्ट का मतलब होता है सन की किरणें। हमारी अर्थ पे सन जो है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो सन दूर हमारा चमक रहा है, उसकी जब रोशनी अर्थ पे आती है तो बहुत ही डेंजरस होती है। उसकी रोशनी को हम यूवी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सूरज की किरणों को यूवी रेज, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज हम बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं। मतलब ये इतनी खतरनाक किरणें होती हैं कि अगर हमारा एयर ना होना, यहाँ पे एयर के अंदर ओजोन एक गैस होती है, अगर वो एयर के अंदर ना हो तो डेफिनेटली हमारी डेथ हो सकती है, और बहुत सारी टाइप की डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है। डिफॉर्मिटीज़ का मतलब कि बहुत सारी हमारे बॉडी के ऊपर स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आपकी आ सकती हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आगे,
अब बात करते हैं कि इस एयर का और क्या क्या फ़ायदा है। जैसे कि इसने बताया कि भाई सनरेज से हमें बचाती है। सूरज की किरणें पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट, ये देखिए 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लेती है, आपको पता होना चाहिए। सूरज तक सनरेज आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लेती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सूरज की किरणें 8 मिनट 20 सेकंड में 15 करोड़ किलोमीटर से चल के आ रही होती हैं। कमाल है। मतलब कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी आश्चर्य की बात है कि सूरज की किरणें 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में पूरा कर लेती है और अर्थ के ऊपर आ जाती है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि सन रेज का केवल और केवल 2 अरेबियन पार्ट, सन रेज का सिर्फ और सिर्फ 2 अरबवा भाग, 2 अरेबियन पार्ट सन रेज का ही अर्थ पे आता है। सिर्फ 2 अरबवा, ठीक है, भाग ही अर्थ पे आता है। अगर सूरज की सारी किरणें धरती पे आ जाएं तो धरती के लोग झुलस जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ ही सेकंडों में मर जाएंगे। तो सिर्फ 2 अरबवा भाग आता है। मतलब कि सोचो कि पूरी पृथ्वी है तो बहुत बड़ा सन है, तो उसका बस डॉट, बस इतना सा, इतनी सी सन रेज, इतनी सी सूरज की किरणें हमारी धरती पे आती है। और कई बार तो हमें इतनी भयंकर गर्मी लगती है कि मरने की पोजीशन होती है और हम सोचते हैं पता नहीं सारी सूरज की किरणें हमारी धरती पे आ गई क्या। नहीं, सिर्फ 2 अरबवा पार्ट हमारे तक आया है। कमाल है। मतलब कि कितना बड़ा सन और उसकी किरणों का सिर्फ 2 अरबवा पार्ट हमारी धरती पे है, डॉट जितना भी नहीं है। और उसी में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब ये सूरज की किरणें जो धरती पे आती है उसको एयर जो है ना अपने अंदर सोख लेती है। एयर के अंदर बहुत सारे बादल होते हैं, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है, एयर के अंदर ओजोन गैस होती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है, बहुत सारी जो किरणें होती हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर सोख लेती है, बहुत सारी हवाएं होती हैं। ठीक है, तो हमें यही तो जानना है कि सूरज की किरणें धरती पे आती हैं तो उसको एयर में से निकलने में कितना टाइम लगता है और कैसे सब कुछ होता है। ठीक है, तो याद रहेगा हमें, सूरज की किरणें धरती पर कितने मिनट में पहुँचती है? 8 मिनट और 20 सेकंड। कितना टाइम, कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आती है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ओके। कितना भाग आता है अर्थ के ऊपर? 2 अरबवा पार्ट आता है। और नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे एटमॉस्फेयर की कितनी दूरी है? 18 किलोमीटर ऊपर, 8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। और इक्वेटर लाइन पे कितना फैला हुआ है? 1000 किलोमीटर फैला हुआ है। ये इक्वेटर लाइन है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है इक्वेटर लाइन। ठीक है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा सूरज की गर्मी भी यहीं पड़ती है। यानी कि सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा इक्वेटर लाइन पर ही होती है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। 0 डिग्री बोलते हैं इसको, 0 डिग्री से लगभग 23 ऊपर की तरफ और 23.5 नीचे की तरफ, इतना एरिया अर्थ का बहुत ज़्यादा गर्मी सहन करता है पृथ्वी की, बहुत ज़्यादा। बाकी नॉर्थ पोल और इस पे तो बर्फ़ जमी हुई है, तो यहाँ तो बहुत कम गर्मी पड़ती है। ओके, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि अगर ये सनरेज अर्थ पे ना आए तो क्या हो। मान लीजिए हम ये कहें सनरेज अर्थ पे ना आए तो क्या हो। तो भाई बिना अर्थ पे सनरेज अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली कुछ भी चीज़ नहीं चलेगी यहाँ पे। ना तो छोटे छोटे प्लांट कभी बड़े होंगे और हमें भी बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। मतलब कि सूरज की किरणें धरती पे आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ज़्यादा आ जाएं तो ब्रेड की तरह पक जाओगे। ये बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि सूरज की किरणों से हमें कौन बचाती है? एयर बचाती है। अगर एयर ना हो तो हम पक जाएंगे, बेक्ड हो जाएंगे। जैसे ब्रेड पकाई जाती है भट्टी के अंदर, उसी तरह से हम पृथ्वी के अंदर पक जाएंगे। तो ये हमें बचा लेता है। बेक्ड अलाइव, हम जिंदा ही जल जाएंगे बाय द हीट ऑफ सन। सूरज की किरणों से हम जल जाएंगे। एयर ही है जो हमें बचाती है। और अगर सनरेज नहीं हुई तो डेफिनेटली पृथ्वी जम भी जाएगी। सनरेज की वजह से हमारे यहाँ पर टेम्परेचर का बैलेंस बना रहता है।
अगर हम सनरेज यहाँ पर नहीं आएंगी, एक किरण भी नहीं आएगी, तो हम डेफिनेटली पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, जम जाएगी। यही तो बता रहे, जम जाएगी। ओके, जम जाएगी, ये देखिए। और वो भी रात के समय, रात के अंदर सोते सोते जम जाओगे सारे के सारे, इतना भयंकर काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए एयर जो है, सो इट्स मास इज ऑफ एयर, हवा का जो परसेंटेज होता है दैट मेड ऑफ टेम्परेचर, जो हवा की वजह से ही पृथ्वी पर टेम्परेचर बनता है और पृथ्वी रहने लायक होती है। लिवेबल का मतलब होता है रहने लायक, धरती रहने लायक बन जाती है, तो बहुत ज़रूरी है। आइए अब एयर के बारे में और जानें। एयर के अंदर कौन कौन सी गैसें होती है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एयर के अंदर किस किस टाइप की गैसेस पाई जाती है, वो कंपोजिशन। जैसे हम कोई नींबू की शिकंजी पीते हैं, मान लें हम ये गिलास है हमारा, नींबू की शिकंजी पीते हैं, तो नींबू की शिकंजी पीने के लिए हमें उसमें चीनी मिलानी पड़ती है, शुगर मिलानी पड़ती है, फिर सॉल्ट भी, नमक भी मिला लेते हैं थोड़ा सा उसके अंदर लेमन भी मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं, फिर उसके अंदर आइस मिलाते हैं और फिर वाटर मिलाते हैं। तो इतना सारा बनाने के बाद में क्या आ जाता है, हमारी नींबू की शिकंजी तैयार हो जाती है, जिसको हम पी लेते हैं। ये सारा जो मिक्स किया इसमें पानी में, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। सीधी सी बात है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन। यानी कि शिकंजी का कंपोजिशन तो हमें याद हो गया कि ये शिकंजी का कंपोजिशन है, तो एयर का भी तो समझ लो, एयर एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। तो देखिए ये रहा कंपोजिशन, हमारी एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन। देखो ये लड़की कितनी सुंदर सी लड़की है, ये दिखा रही है तुम्हें कि क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो 78% तो क्या होती है, नाइट्रोजन, जो पौधों के लिए, प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पेड़ और प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का यूज़ करके वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। ये देखिए ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी, नाइट्रोजन की। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन, ऑक्सीजन। अगर क्वेश्चन पूछे जाए पेपर में कि भाई सबसे ज़्यादा एयर में क्या होती है, तो नाइट्रोजन होती है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे क्या होती है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का यूज़ क्या है, प्लांट यूज़ करते हैं बढ़ने के लिए, और ऑक्सीजन का यूज़ क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं। हम क्या करते हैं, ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ, सांस लेते हैं। सारे जानवर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को सबको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमारे अर्थ पे पाई जाती है, ऑर्गन। ये देखो ऑर्गन, थर्ड नंबर पे तो ऑर्गन है। तो ऑर्गन हमारे यहाँ पर 0.93% होती है, जो हमें सन की जो हार्मफुल रेज होती है उससे भी हमें बचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% है, ये भी सन रेज को अब्जॉर्व कर लेती है। जैसे जब हम सांस छोड़ते हैं, कोई मरा हुआ जानवर हो गया उसकी बदबू निकलती है, या फिर सड़े हुआ कोई कचरा हो गया, कचरे में से बदबू निकलती है, उस बदबू वाली गैस को हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए। तो देखो नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना 21%, ऑर्गन कितना हो गया 0.93%, और अदर गैसेज में ओजोन भी आ जाएगा, बहुत सारी गैसेज आई। देखो यहाँ बता भी रहा है आपको। डू यू नो दैट द एयर, जो हम सांस लेते हैं, हवा जो हम सांस लेते हैं, जब हम वाइल ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तो एक्चुअली हम मिक्सचर गैसेज का अंदर ले जाते हैं। ये सारी गैसेज हमारे अंदर चली जाती है, लेकिन हमारी बॉडी इतनी अच्छी होती है कि नाइट्रोजन वगैरह ये सब बाहर निकाल देती है, और जिसकी ज़रूरत होती है ना वो ले लेती है। किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, वो ले लेती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज ऐसी हैं जो बल्क में हैं। बल्क मतलब सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। बल्क का मतलब लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब ज़्यादा मात्रा में। तो ज़्यादा मात्रा में कौन सी है, दो ही है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी कभी ये पूछे आपसे कि भाई पेपर में कि भाई बल्क में अर्थ पे कौन कौन सी टू गैसेज हैं, बल्क में मतलब लार्ज क्वांटिटी में। तो बल्क का मतलब लार्ज क्वांटिटी होता है, वो कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपने अभी देखा भी था कि नाइट्रोजन 78% है, बल्क में है, ऑक्सीजन 21% है, ये भी बल्क में है। तो बल्क का मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। बल्क का मतलब तो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा वाली गैस बतानी है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसके अलावा कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम CO2 भी लिख सकते हैं। हीलियम गैस हो गई, ये अदर गैसेज में आएंगी, अदर में। ओजोन हो गई, ये भी अदर गैसेज में आ जाएंगी।
आर्गन हो गई, ये तो बिल्कुल अलग ही है, 0.93% है। हाइड्रोजन है, ये भी अदर गैसेज में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सब लेसर क्वांटिटी में होती है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है और कम मात्रा में हाइड्रोजन वगैरह और ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेज, इन गैसों के अलावा हमारे वायुमंडल में, हमारी एयर में, एयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वायुमंडल, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इस एटमॉस्फेयर में गैसेस के अलावा छोटे छोटे टीनी टीनी, टीनी मतलब छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं। धूल के कण, जब हवा तेज चलती है तो हमारी आंखों में धूल के कण घुस जाते हैं, है ना। तो देखिए टीनी टीनी छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं। डस्ट माने धूल होती है, डस्ट माने क्या होती है, धूल, धूल, ये देखिए धूल होती है। और टीनी डस्ट पार्टिकल का मतलब छोटे छोटे कण, धूल के छोटे छोटे कण, कण होते हैं। पार्टिकल का मतलब कण ही होते हैं और टीनी का मतलब छोटे छोटे। तो छोटे छोटे गैसेस के अलावा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं प्रेजेंट इन द एयर, ओके। अब ये पाई चार्ट जो है, ये ऐसा गोल गोल पाई चार्ट होता है। जब भी कोई गोल गोल पाई चार्ट बनाए, भाई मेरे पास, मैंने कहूँगी 100 रुपये तुम्हारे पास हैं, तो मुझे एक पाई चार्ट बना के दिखाओ कि तुम्हारे पास 100 रुपये में किस किस टाइप के सिक्के हैं। तो मैं ये कहूँगा मेरे पास 70 रुपीज़, यानी कि 70% तो मेरे पास 1-1 रुपये के सिक्के हैं। फिर मैं ये कहूँगी कि 10 मेरे पास 2-2 रुपये के सिक्के हैं। तो 10 का मतलब कितने हो गए, 20% ये हो गया। तो 70 और 20 90 हो गए, और फिर ये 10% ये हो गया। तो 100 रुपये के 3 हिस्से बन गए ना। देखो ऐसे अगर बनाया जाए तो वो क्या बनता है, पाई चार्ट। किसी भी चीज़ को बताने के लिए हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, जिससे हमें सही परसेंटेज का पता लग जाता है कि कौन सी ज़्यादा कौन सी कम है, ठीक है, ओके। जैसे हम मान लो कोई भी चीज़ बनाई, भाई हम कोई फ्रूट खाएं तो हम फ्रूट का ऐसे पाई चार्ट बना सकते हैं। फ्रूट से हमें कितना कैल्शियम मिल रहा है, कितना हमें मिनरल मिल रहा है, कितना हमें फ़ायदा हो रहा है, वो सब इसमें पाई चार्ट बना के दिखा सकते हैं। तो इन्होंने भी एक पाई चार्ट बना के दिखाया हमें कि नाइट्रोजन कितनी है 78%, ऑक्सीजन कितनी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो गया, आर्गन, ये सब पाई चार्ट है। आर्गन 0.93%, अदर गैसेज 0.04%। तो ये सब पाई चार्ट है। आई थिंक पाई चार्ट कभी भी आए कुछ पॉइंट तो समझ जाओगे पाई चार्ट का मतलब क्या है, गोल, ये गोल गोल राउंड जो है, जो परसेंटेज बांटते हैं वो पाई चार्ट होता है। ये ज्योग्राफी में बहुत बार आता है आगे आगे, जब बड़ी क्लासों में हो जाओगे तो आपको कहेगा पाई चार्ट, तो पाई चार्ट को समझ जाओगे, पाई चार्ट का मतलब यही होता है। तो ये आपको पाई चार्ट बता रहा है परसेंटेज, डिफरेंट परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, एयर के अंदर जो अलग अलग गैसों का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके बारे में बताया गया है। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। और बताया भी था मैंने, कितना था, 78%। वैन वी इनहेल, जब हम गैसों को अपने अंदर ले जाते हैं, इनहेल का मतलब अंदर ले जाना, मुंह के अंदर ले जाना, सांस ले लेते हैं, खींच लेते हैं। इनहेल का मतलब खींचना, जैसे कई बार नहीं होता जिसको खांसी वगैरह होती है, जिसको ज़्यादा ही छींक आती है, वो इनहेलर लेता है। क्या लेता है, इनहेलर, इनहेलर यूज़ करता है। वो क्या यूज़ करता है, इनहेलर। तो उस इनहेलर से उसकी खांसी दूर हो जाती है, ठीक है। तो देखो जब हम बड़े मात्रा में नाइट्रोजन का हमारे अंदर इनहेल कर लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, हमारे फेफड़े होते हैं छाती में, जो हमारी जो ब्रीस्ट और जो चेस्ट होती है, चेस्ट तो लड़कों की बोलते हैं और ब्रीस्ट जो होती है वो लड़कियों की होती है, ठीक है, ब्रीस्ट, ठीक है। लड़कियों की छाती को हम ब्रीस्ट कहते हैं और लड़कों में ये चेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो लंग्स हमारी छाती के अंदर होते हैं, तो उनसे हम उसको छांट लेते हैं कि सारी गैस अंदर चली जाती है। लेकिन हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो उनको चाहिए होता है वो हम जो है ले लेते हैं और बाकी बाहर फेंक देते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तभी हमें बाहर भी निकालनी पड़ती है। एक बार सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, जो छोड़ते हैं ना उस टाइम में नाइट्रोजन वगैरह सब बाहर चली जाती हैं और अंदर क्या रह जाती है, सिर्फ ऑक्सीजन। देखो कितनी कमाल की बात है, कितने कमाल की बात है कि हमारा बॉडी कितना इंटेलिजेंट है। सारे टाइप की गैस अंदर ले लेगा पहले और छांट के ऑक्सीजन रख लेगा, बाकी बाहर निकाल देगा। कितना इंटेलिजेंट हमारा बॉडी है ना।
भगवान ने ऐसी इंटेलिजेंट बॉडी आपको दी है। तो नाइट्रोजन वगैरह सब बाहर निकाल दिया उसने, और क्या ले लिया? ऑक्सीजन। ओके, इनहेल इट, मतलब कि उसको रख लेगा और बाकी बाहर निकाल देगा। बट प्लांट, लेकिन जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बताया भी था कि प्लांट को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सर्वाइवल, अपने जिंदा रहने के लिए उन्हें नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दे कैन नॉट टेक, वो क्या नहीं लेते, वो ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं। ओके, अब देखिए साइड में एक डू यू नो दिखाया गया है। अब देखिए डू यू नो दिखाया गया है, बहुत अच्छी बात बता रहा है ये, नॉलेजफुल होती है डू यू नो में जब भी कोई बात बोलता है। ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एटमॉस्फेयर क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कितना अच्छी नॉलेज दे रखी है, कितनी अच्छी नॉलेज दे रखी है। मतलब ये कह रहा है कि सन रेज हमारी जो अर्थ पे आती है, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये सन है, ठीक है, ये देखो, और ये चारों तरफ हमारे एयर है, ये चारों तरफ हमारे एयर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे तो कम होती है, मैंने बताई थी, और यहाँ ज़्यादा होती है। तो जब सन रेज अर्थ पे आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जितनी भी गैसेज होती हैं, अंदर धूल के कण वगैरह होते हैं, वो सन रेज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, तो उससे हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ये CO2 वगैरह ना हो ना अर्थ पे, ये देखो CO2, ओजोन, ये गैस ना हो तो अब्जॉर्ब करने वाली कोई गैस होगी नहीं हमारे यहाँ पर, और अगर हम अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो टेम्परेचर का बैलेंस बनेगा नहीं। भाई टेम्परेचर का बैलेंस भी तो बनना ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर का बैलेंस नहीं बनेगा तो हम अर्थ में कोई बीज डाल देंगे, और बीज डालने के बाद भी वो बीज उगेगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी है बीजों का उगना और चीज़ें होना, ठीक है। तो उसके लिए टेम्परेचर बैलेंस करना पड़ता है। तो जो टेम्परेचर बैलेंस की कंडीशन बनती है, टेम्परेचर बैलेंस करना पड़ता है, जो टेम्परेचर बैलेंस की कंडीशन बनती है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी तरह बनता है। और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो इस तरह का इफेक्ट बनाती है वो CO2 होती है। भाई जो सन रेज को अब्जॉर्ब कर रही हैं और यहाँ पर टेम्परेचर का बैलेंस बना रही है, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। प्लांट बड़े होते हैं, उनके अंदर बीज पक जाते हैं, वो सब टेम्परेचर के बैलेंस की वजह से तो है। सोचो अगर यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना बने, हरित गृह प्रभाव बोलते हैं इसको, अगर ये ना बने तो कभी पेड़ पौधे बड़े ही नहीं होंगे, है ना, हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। सर्दियों में हम बाहर कुर्सी डालकर सूरज की रोशनी लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारी बॉडी सूरज की किरणों से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और सही बात भी है। हमें सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी, और डी विटामिन जो होता है वो ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़रूरी होता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सूरज की किरणें भी ज़रूरी हैं। कमाल है। अगर एक आदमी को हमेशा एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए बचपन से ही और उसे सूरज की रोशनी ना दी जाए तो उसकी हड्डियां बहुत जल्दी टूट सकती हैं। और जो आदमी सूरज की रोशनी को लेता रहेगा, ग्रहण करता रहेगा, अब्जॉर्व करता रहेगा, उसकी हड्डियां विटामिन डी से क्या हो जाएंगी? पक्की हो जाएंगी। कमाल है। देखो सूरज की किरणें कितनी ज़रूरी है। अगर अर्थ पे सूरज की किरणें ना आए तो इतना अंधेरा हो जाएगा कि अर्थ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सारे जितने प्लांट व्लांट है, सारे जीव सब मर जाएंगे, हवाएं भी नहीं चलेंगी। कमाल की बात है। मतलब कि सन रेज से हवाएं भी चलती हैं। बिल्कुल चलती हैं भाई, बिल्कुल चलती हैं। मैं प्रूव कर सकता हूँ। देखो मैं प्रूव कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। देखो ये रही, ये हमारी अर्थ है। मिनट इसको वहाँ रख दे, ठीक है। ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर सन रेज आ रही हैं। ये देखो मैं प्रूव कर सकता हूँ हवाएं कैसे चलती हैं। ये सन रेज आ रही हैं हमारी अर्थ के ऊपर और ये इतना इतना हिस्सा गर्म कर रही हैं। ये इतना इतना हिस्सा इसने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। अब गर्म होते ही यहाँ की हवा जो यहाँ फैली हुई थी ये ऊपर उठ जाएंगी। गर्म होते ही हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ये देखो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी ऐसे। जैसे ही ये जगह खाली करेंगे आसपास की ठंडी हवाएं यहाँ पर हॉट, यहाँ पर क्या थी? हॉट थी, और यहाँ पर क्या थी? कोल्ड विंड। तो वो कोल्ड विंड इनकी जगह लेने के लिए भाग पड़ेंगी। ये देखो
ये ऊपर उठी और ये इनकी जगह लेकिन आगे भाग गई, इस जगह को रोक लिया और इस तरह से ये ऊपर चढ़ जाएंगी और ये नीचे आएंगी। ऐसे ये बार बार ऐसा करेंगी, ये ऊपर उठेंगी, ये नीचे आएंगी, ऐसे 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 घूम जाएंगी और आंधियाँ आ जाएंगी। गर्मियों में बहुत ज़्यादा आंधी आती है ऐसे, क्योंकि गर्मियों में सनरेज ज़्यादा आती है तो जल्दी जल्दी हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर जल्दी जल्दी कोल्ड विंड उनकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो एक सर्कुलेशन बना लेती है। कई बार बबूलिए भी आ जाते हैं, देखा हो ना, वैसे घूमते हुए बबूलिए उर्र ऐसे घूम जाएंगे, अपने साथ कुछ भी उड़ा ले जाएंगे। तो वो हवा का चलना भी सूरज की किरणों के ऊपर डिपेंड करता है ज़बरदस्त तरीके से। कितना ज़बरदस्त साइंस है देखो अर्थ के ऊपर, नेचर कितना दिमाग लगाती है, हमारी प्रकृति कितना दिमाग लगाती है कि हवा चलाने का काम भी यही कर रही है। सोचो अगर सूरज की किरणें धरती पर ना आए तो क्या हवा चलेगी? मर जाओगे। और हवा ही नहीं चलेगी तो क्या होगा? आदमी वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि हवा जो मान ले CO2 है या ऑक्सीजन है जो भी है वो इधर से उधर फैली हुई हैं तो वो चलेगी नहीं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर सूरज की किरणें ना आए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बनेगा, डेफिनेटली नहीं बनेगा। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बना तो हवाएं भी नहीं चलेंगी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, पेड़ पौधे बड़े नहीं होंगे और हमारी हड्डियां भी मजबूत नहीं होंगी। अगर एग्जाम में लिखना आ जाए व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हम लिख देंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए इफेक्ट बाई सनरेज, ठीक है, इज मेड बाई सनरेज, देयर बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, सर्कुलेशन ऑफ एयर, ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट इज रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनने के बाद क्या होता है, जो सन की रेज होती है उसको ट्रैप कर लिया जाता है। ट्रैप का मतलब जो गैसेज होती है उसको पकड़ लेती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना बने धरती पे तो क्या होगा? देखो ये कह रहा है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी पृथ्वी। अगर यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि यहाँ की गैसेज सन रेज को ऑब्जॉर्व ना करें तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। कितनी ज्ञान की बात कही है, देखो कितनी नॉलेज दी है उसने। ओके, टू कोल्ड टू लिव इन, अर्थ पे आप रह ही नहीं पाओगे। व्हेन इट्स लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज, जब एटमॉस्फेयर का लेवल मतलब कि टेम्परेचर बढ़ता है, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा CO2 गैस बाहर आने से फैक्ट्रियों का धुआं हो गया, जैसे बता रहा है कार का धुआं, कार फ्यूम्स, फैक्ट्री का धुआं जब ज़्यादा आ जाता है तो CO2 उसको ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेती है, उससे गर्मी भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा और उसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जॉर्व कर लिया तो ग्लोबल वार्मिंग, नॉर्मल लेवल पे ऑब्जॉर्व किया तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ पे बनना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बनेगा तो अर्थ ठंडी हो जाएगी और कोई भी प्लांट बढ़ेगा नहीं। और ग्लोबल वार्मिंग होना नुकसान वाली बात है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, भूमंडलीय तापन इसको कहते हैं, भूमंडलीय तापन, अगर भूमंडलीय तापमान बढ़ गया तो खतरनाक है। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, हरित ग्रह प्रभाव इसको क्या कहते हैं? हरित ग्रह प्रभाव। तो हरित ग्रह प्रभाव तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन भूमंडलीय तापमान बढ़ना गलत है, ठीक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई, ज़्यादा मात्रा में सन रेज को ऑब्जॉर्व किया गया पृथ्वी पे, तो रिजल्ट बहुत भयानक होंगे। जैसे कि पहाड़ों पर पड़ी हुई सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाएंगी अगर टेम्परेचर बढ़ा। दिस राइज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, काजिज यानी जिससे क्या होगा? काजिज स्नो इज़ कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जो संसार में बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाएगी। और अगर बर्फ़ पिघली तो उसका पानी पिघल के कहाँ आएगा? समुद्र में। और अगर समुद्र में पानी आया तो समुद्र का पानी बढ़ जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। जैसे हमारे मुंबई है, मुंबई का एरिया है, सॉरी यहाँ देखिए मुंबई का एरिया है, तमिलनाडु एरिया है। अगर हिमालय की बर्फ़ पिघल जाए तो मुंबई, तमिलनाडु, गोवा सब पानी में डूब जाएंगे। कितना खतरनाक है देखो। तापमान बढ़ना बहुत खतरनाक है। एक तो हमारे बॉडी को गर्मी ज़्यादा लगने लग जाएगी और दूसरा बर्फ़ भी पिघलने लग जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा धुआं मत करो,
ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मत फैलाओ, अगर ये ऐसा किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पृथ्वी पर रहना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग हो भी रही है। पहले टेम्परेचर कम होता था, अभी टेम्परेचर 48 डिग्री भी हो जाता है। कितनी गर्मी हो जाती है, कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। कितना खतरनाक टेम्परेचर हो जाता है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब देखो आगे, अगर ऐसा हुआ, बर्फ़ पिघल गई, तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे और क्लाइमेट बदल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और प्लांट और एनिमल का रहना मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा टाइम तक वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो कितनी अच्छी नॉलेज हमें इस चैप्टर से, इस फर्स्ट पार्ट से हमें मिली है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ओके, अब ये देखिए और भी बहुत सारी नॉलेज इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत मज़े आने वाले हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा पार्ट और बचा है, एक बार ये कर लेते हैं पार्ट 1 में। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आगे कुछ और नॉलेज दे रहा है, ठीक है। ये देखिए नाइट्रोजन एयर में डायरेक्टली अब्जॉर्ब की जाती है। बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल के अंदर आ जाती है, रूट्स बन जाती हैं। प्लांट की जो रूट होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्लांट की रूट जो होती है, प्लांट की रूट के आसपास बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज़रूरी भी है, ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं रूट्स के आसपास, वो इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट भी इनको अब्जॉर्ब कर लेती है, नाइट्रोजन एयर से लेकर चेंज कर लेते हैं और प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं बढ़ने के लिए। ऑक्सीजन फिर जो सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, ज़्यादा मात्रा में गैस है एयर में, ह्यूमन और एनिमल उसको यूज़ कर लेते हैं। क्या करने के लिए? सांस लेने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं, ब्रीथ के लिए। ब्रीथ का मतलब सांस होता है, सांस लेने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट फिर बाद में नाइट्रोजन लेने के बाद, नाइट्रोजन तो वो क्या कर लेंगे? अब्जॉर्ब कर लेंगे और क्या छोड़ देंगे? ऑक्सीजन। ये देखो हमारे जो प्लांट होते हैं ग्रीन प्लांट, वो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। नाइट्रोजन का अब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन का बाहर छोड़ना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। देखो हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो अर्थ पे तो पौधे कभी बड़े नहीं होंगे और हमें कभी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और ये सब किससे होता है? सन रेज से। अगर सन रेज हमारी अर्थ पे ना आए तो कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऑक्सीजन जो होती है उसके अंदर जो एयर के अंदर कंटेंट पाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सारे पेड़ काट देंगे, देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, तो आप ये बैलेंस बिगाड़ दोगे, द बैलेंस गेट डिस्टर्ब। फोटोसिंथेसिस का जो बैलेंस होता है, अगर सारे पेड़ काट दिए जाएं तो बिगड़ जाएगा। कैसे? आपने पेड़ काट दिए तो क्या पेड़ नाइट्रोजन ले पाएंगे? फिर बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। अरे पेड़ जिंदा रहेंगे, पेड़ बचे रहेंगे तभी तो नाइट्रोजन लेंगे, और अगर नाइट्रोजन ही नहीं ली तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का जो पॉइंट है, यानी कि जो मेथड है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो आपने बंद कर दिया। इसलिए लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ ताकि फोटोसिंथेसिस हो। और अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या होगा? अरे ऑक्सीजन बाहर आएगी, और अगर ऑक्सीजन बाहर आई तो हमें सांस अच्छी मिलेगी। तो ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर साल पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बच्चा अपने लाइफ में हर साल कम से कम 100 पेड़ लगाएगा, वो बच्चा सबसे बेस्ट माना जाएगा। ओके, एक साल में 100 पेड़ तो आपको लगाने चाहिए। बात ये आती लगाएं कहाँ? भाई किसके घर में लगा दें? तो रोड पे लगा दो भाई, रोड पे लगा दो, जंगल एरिया बहुत बड़ा है वहाँ लगा दो, अपनी घर की छत पे लगा दो, पेड़ लगा दो, बस बड़े बड़े गमले ला के लगा दो। तो उससे क्या होगा? छोटे प्लांट वगैरह गमलों में लग जाते हैं आराम से, तो उससे क्या है? हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। और क्या चलता रहेगा? फोटोसिंथेसिस। अगर बचे रहना है किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। ये खतरा है हमारी अर्थ पे, ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको इस खतरे से बचा रहना है तो आपको पेड़ लगाना ही पड़ेंगे। अगर पेड़ नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली एक दिन मारे जाओगे। ग्लोबल वार्मिंग बहुत हाई हीट हो जाएगी, हाई हीट। और अगर हाई हीट हुई तो अभी तक तो 51 टेम्परेचर ही हुआ है अर्थ पे, फिर टेम्परेचर 60 भी हो जाएगा, फिर टेम्परेचर 70 भी हो जाएगा, टेम्परेचर 80 भी हो जाएगा। और जिस दिन इतना टेम्परेचर हो गया,
ये मान लो आपकी त्वचा जल जाएगी, स्किन एकदम ब्लैक हो जाएगी और चपड़के लगेंगे, चपड़के, अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए अपने आप को बचाना है तो पेड़ लगाओ। ग्रो मोर ट्री, ग्रो मोर ट्री, ट्री सेव आवर लाइफ। देखो कितना, वाह कितना बढ़िया स्लोगन बन गया। ग्रो मोर ट्री, ट्री सेव आवर लाइफ। बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे जो एयर की सबसे इंपॉर्टेंट गैसेज है, मैंने बताया भी था। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो सन रेज को अब्जॉर्ब कौन करेगा, और अगर सन रेज अब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेचर बैलेंस नहीं होगा। भाई टेम्परेचर भी तो बैलेंस होना चाहिए ना, तभी तो प्लांट बढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो वो भी खतरनाक है। वो क्या करेगी, सनरेज को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगी। भाई हमें तो एक लिमिट में चाहिए ना, तो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब ज़रूरी है। हम सांस लेते हैं और सांस वापस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कार चलाई और धुआं ही धुआं डाल दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, तो डेफिनेटली फिर नुकसान है। तो ज़्यादा होना नुकसान है, कम होना तो ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं, है ना, जो हम सांस वापस छोड़ते हैं, या किसी गंदे पानी से बदबू आ रही है या फिर गोबर से बदबू आ रही है, तो वो सब कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो वो ज़रूरी भी है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेते हैं फूड बनाने के लिए प्लांट, और क्या छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब वो सबको पता है हम कैसे छोड़ते हैं। हम खाना खाते हैं, पेट में गड़बड़ हो जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सारे जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो ज़रूरी भी है। ओके, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई ह्यूमन और एनिमल सीम टू बी इक्वल अमाउंट ऑफ यूज बाई प्लांट, मतलब कि उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाना चाहिए जितना कि प्लांट यूज कर सकते हैं। तो क्या बना रहेगा, बैलेंस। अगर आपने अर्थ पे बैलेंस बनाया तो जिंदा रहोगे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का, और अगर आपने बैलेंस ख़राब कर दिया तो डेफिनेटली सूरज की किरणें ज़्यादा आने लग जाएंगी और आपकी मरने की पोजीशन तय है, कोई बचा ही नहीं पाएगा। जब भी कभी बैलेंस बिगड़ता है, इफ़ द बैलेंस अपसेट, अगर अपसेट हो गया तो सारे फ्यूल जलने शुरू हो जाएंगे। सारे फ्यूल क्या शुरू हो जाएंगे, बर्निंग द फ्यूल, मतलब कि जलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, जैसे कोल जलने लग जाएगा अपने आप ही। तो कितनी बड़ी बात कह रहा है कि हमारी धरती पे पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह सब कुछ है। सोचो टेम्परेचर 51 है और टेम्परेचर 70 हो गया मान लीजिए, तो कोल यानी कि कोयला और पेट्रोलियम खुद ही जलने लग जाएंगे। आप भर के लाओगे एक डब्बे में, आप देखोगे डब्बा आपने ला के रखा, ओहो डब्बे में आग लग गई। और ये डब्बे में आग कैसे लग गई, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और पेट्रोल ने अपने आप ही आग पकड़ ली। ओहो, मोटरसाइकिल अपने आप ही जल जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो कोयले में और पेट्रोल में अपने आप ही आग लग जाएगी। अभी तो बैलेंस है तुम्हारा 51 ही है, इसको 70 पे मत जाने दो, इसको 60 पे मत जाने दो। अगर ऐसा हुआ तो कोयले और पेट्रोलियम में अपने आप ही आग लग जाएगी, जंगल के जंगल खुद ही जल जाएंगे। बहुत सारे जंगल ऐसे हैं, अमेज़न के जंगल हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जंगल हैं। कई बार इन जंगलों में खुद ही आग लग जाती है, कोई लगाता भी नहीं, अपने आप ही आग लग जाती है। क्यों, टेम्परेचर की वजह से। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं। पत्तियां कुछ ऐसी होती हैं, थोड़ी सी तेज़ गर्म हवा चली और पत्तियों में आग लग गई। अब सोचो कि अगर हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बैलेंस बिगड़ जाए तो कितना खतरनाक है। सोचो आपके आसपास बहुत सारे जंगल हैं, जल जाएंगे। दे ऐड मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर कोयला वगैरह जल गया तो डेफिनेटली बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे आ जाएगी और एटमॉस्फेयर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वैसे वैसे अर्थ का वेदर और क्लाइमेट बदलता चला जाएगा। क्लाइमेट का मतलब जलवायु बदल जाएगी और
वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। तो अगर जिंदा रहना है तो बैलेंस बनाइए, और नहीं जिंदा रहना है तो कुछ भी कीजिए, फिर हमें क्या मतलब। ठीक है, ओके। देखिए ये दिखा रखा है कितना सारा। एक डू यू नो भी देखते हैं एक बार, ये भी बहुत नॉलेजफुल है। लेकिन उससे पहले देखो ये अखबारों में कितनी न्यूज़ आती है। कह रहा है कि CO2 का लेवल बढ़ गया है। देखो 80,000 लेवल बढ़ रहा है, और एंटार्क्टिका की बर्फ़ पिघल रही है। देखो कितनी खतरनाक न्यूज़ आ रही है। वार्निंग अनस्टॉपेबल, अगर क्लाइमेट चेंज होता रहा तो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अर्थ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, देखो ये इतने एरिया ऐसे हैं जो बर्फ़ पिघल रही है। देखो रेड 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 जोन दिखा रहा है, इसका मतलब ये खतरे में है। टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रास्ता दिखाया ग्लोबल वार्मिंग से बचने का। ठीक है, कैसे हम बच सकते हैं इससे। ग्लोबल सनस्क्रीन लाइक थिन की जो ग्लोबल बड़े लेवल पे जो हर अर्थ आ रही है, देखो ये दिखा भी रखा है, ये दिखा रखा है। देखो अर्थ जल रही है, सन रेज से जल रही है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि भूमंडलीय। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है धरती का भूमंडलीय, धरती का मंडल का तापमान बढ़ रहा है। भूमंडलीय तापमान की पोजीशन हो रही है। ये देखो मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग का असली मतलब क्या होता है, भूमंडलीय तापन। क्या होता है भूमंडलीय तापन? मतलब क्या है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी अखबारों में न्यूज़ आती रहती है, लोगों को समझाते रहते हैं कि यार ऐसे मत करो, पृथ्वी को बचाओ किसी तरह से, गाड़ी वाड़ी कम यूज़ करो। अगर गाड़ी कम यूज़ करो तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बचे रहेंगे। ओके, उसके बाद देखिए डू यू नो, इसमें कितनी अच्छी, ये तो ज्ञान की बात बोलता है हमेशा। ये लंगड़ा सा मून आता है ना बेचारा, देखो ये लंगड़ा मून है, तो ये अच्छी अच्छी बातें बता के जाता है जब भी आता है। तो देखिए वैन एयर इज़ हीट, बताया था ना मैंने, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवाएं आ जाती है और एक सर्कुलेशन बना लेती हैं। हवा चलती कैसे है अर्थ पे, कभी हवा रुक जाती है, हम पतंग उड़ाते हैं, कभी हवा रुक जाती है, कभी हवा चलने लगती है। इसका मतलब कि कहीं पर सूरज की किरणों से हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, और उसकी जगह लेने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं आती है, तो फिर हवा चलने लगती है। वैन द एयर हीटेड, जब हवा गर्म होती है, इट एक्सपेंड, ये फैल जाती है दूर दूर तक। लाइटर, हल्की हो जाती है, और गोज अप, और ऊपर चली जाती है। ये देखिए ऊपर चली जाती है, और फिर कोल्ड एयर जो उसके नज़दीक होती हैं वो उसकी जगह लेने के लिए आगे भागती है। कोल्ड एयर डेंसर होती है और वो आगे भागती है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से कोल्ड एयर नीचे जमी रहती है और हॉट एयर ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही हॉट एयर ऊपर उठेगी, कोल्ड एयर जो आसपास की है उसकी जगह लेने के लिए भागेगी। देखो रश का मतलब भागना, वो भागना, अर्थ पे कोल्ड एयर भागेगी और उसकी जगह ले लेगी, और वो गैप जो मैंने बताया था वो उसको फिल कर देगी, और हवा चल पड़ेगी, एयर सर्कुलेशन हो जाएगा। समझे? गर्मियों में ज़्यादा होता है। गर्मियों में आप देखोगे कि एयर सर्कुलेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एरिया है, यहाँ की हवा ऊपर उठी एकदम से, और आसपास की ठंडी हवाएं उसकी जगह लेने के लिए आ गई और एक सर्कुलेशन बना दिया ऐसे। तो गर्मियों में ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं, इस वजह से काली पीली आंधी आती है, ब्लैक सारा, बहुत भयंकर हालात कर देते हैं। तो ये कितनी नॉलेज की बात है। हमेशा ही कोल्ड विंड चलती है, ध्यान रखना, कभी भी गर्म हवाएं नहीं, गर्म हवाएं सिर्फ ऊपर उठेंगी, जगह लेने के लिए कौन आ जाएगी? कोल्ड विंड। ठीक है, कभी भी। ठीक है, ओके। तो आज हमने देखा कितना ज़बरदस्त नॉलेज हमें मिला। एयर चैप्टर का पार्ट 1 हमने देखा, और इसमें हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली। और अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। अर्थ के ऊपर जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं मान लीजिए, तो 1000 किलोमीटर तक हवा फैली हुई है, तो वो कौन कौन सी लेयर में है? कहीं पर तो वो थोड़े में भी है, कहीं पर तो 8 किलोमीटर पर ही है, कहीं पर 1000 किलोमीटर में। तो उसका कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन कौन सी लेयर में पाई जाती है, उन लेयर के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अर्थ पे यहाँ रह रहा हूँ, तो ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, और ये इक्वेटर लाइन है। तो मैंने बताया था ना, इक्वेटर लाइन पे तो ज़्यादा होती है, और नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे कम होती है हवा। ये देखिए, तो यहाँ तो कितना हो गया 1000 किलोमीटर, और यहाँ कितना हो गया
8 किलोमीटर। तो दोनों ही जगह लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जहाँ बर्फ़ जमी पड़ी है वहाँ कितना किलोमीटर हवा का, 8 किलोमीटर। और जो इक्वेटर लाइन पे बर्फ़ नहीं जमी पड़ी है तो वहाँ कितना किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी, ठीक है। ये देखो ये दिखा रखा है पूरा, ये रही हमारी अर्थ जहाँ पे हम रह रहे हैं, और उसके अलावा ये बारी बारी ये हम अगली बार पढ़ेंगे। देखिए ये सारी लेयर दिखा रखी है, 1 बाई 1 हम समझेंगे। इसके बाद फिर हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर को नापते हैं, और फिर हम एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ये काफ़ी नॉलेजफुल है। और उसके बाद हम हमारे अर्थ पे किस किस बेल्ट में हवा चलती है, कैसे चलती है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। फिर साइक्लोन के बारे में मैंने बताया था ना, साइक्लोन बनते हैं ऐसे, ये यहाँ पे हवा चली डर घूम जाएगी ऐसे, साइक्लोन इसको बोलते हैं, साइक्लोन जो आते हैं और नुकसान करते हैं। और एक होता है एंटी साइक्लोन, ये देखो एक होता है एंटी साइक्लोन, ऐसे घूमेगी हवा, ऐसे अंदर की तरफ आएगी, ये देखो यूँ ऐसे। कई बार आपने बबूलिए देखे होंगे, बबूलिया हवा के, वो हवा का बबूलिया यहाँ से बनेगा और थैली वगैरह सब उड़ा के ऐसे घुमा के दूर ले जाएगा। और कई बार उल्टा बनता है, जैसे हम पानी की जो किचन के अंदर सिंक होती है ना, सिंक के अंदर जब सारा पानी खड़ा हो जाए और हम उस सिंक को नीचे साफ़ करें तो पानी ऐसे उल्टा घूमता हुआ अंदर जाएगा, ऐसे अंदर घूमता हुआ जाए तो एंटी साइक्लोन। और अगर इस तरह से घूमते हुए हवा बाहर की तरफ जाए तो साइक्लोन। इन सब के बारे में हम आगे बारी बारी पढ़ेंगे। बहुत ही नॉलेजफुल चैप्टर है ये। मॉइस्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद ये लेसन एंड हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, तो बने रहिए। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, बहुत ही नॉलेजफुल था, बहुत ही मज़ेदार था, और आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।